विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अशोक कुमार से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों आज अपने बात करेंगे समाजी मानव शास्त्र की अध्ययन विधियाँ। एमए प्रवेश के एमए फाइनल का फर्स्ट समाजी मानव शास्त्र की अध्ययन विधियों पर चर्चा करेंगे। मानव शास्त्र का परिवेश बहुत विशाल है। इसमें इसकी अनेक कई शाखाओं का समावेश है। शारीरिक मानव शास्त्र, पुरातन मानव शास्त्र, भाषाई मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र सभी मिलजुल कर विशाल मानव शास्त्र को बनाते हैं। ये सब एक होकर भी समाज को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। पहले मानव शास्त्र का उद्देश्य अन्य समाज विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को जानने का था। अब उत्तरवाद के प्रवेश ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मानव शास्त्र समाज की वास्तविकता से आगे बढ़कर समाज के बारे में जो भी सत्य है उसे ढूंढने का प्रयास करता है। यदि हमें सत्य का पता लगाया जाए तो हम समाज को खुशहाली दे सकते हैं। इस तरह अगर समाज को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी इस खोज में वैज्ञानिक विधि को काम में लेना होगा। यह स्पष्ट है कि मानव शास्त्र के बृहद परिप्रेक्ष्य को किसी एक विधि में बांधना कठिन है। विज्ञान की विविध विधियाँ अनेक हैं। जो विधि सांस्कृतिक मानव शास्त्र के लिए उपयुक्त है वे पुरातन विज्ञान या शारीरिक मानव शास्त्र के लिए सही नहीं है। उदाहरण के लिए सामाजिक या सांस्कृतिक मानव शास्त्र अपनी तथ्य सामग्री को क्षेत्र से एकत्रित करता है। वे अनुभविक अध्ययन को करता है, आम आदमी की गतिविधियों से परिचित होता है और इस तरह जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई के रूबरू होता है। शारीरिक मानव शास्त्र का कार्य प्रयोगशाला का है। वह आँख, नाक, जड़वा, बाल, कद आदि का अध्ययन प्रयोगशाला में नाप तोल करके सच्चाई की ओर बढ़ता है। पुरातन मानव शास्त्र खुदाई करता है और उससे प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण करता है। इस प्रकार मानव शास्त्र के लिए कोई भी एक वैज्ञानिक विधि लागू नहीं की जा सकती। विधि में विविधता का होना आवश्यक है। विधि संबंधी हम सांस्कृतिक और सामाजिक मानव शास्त्र में उपयुक्त विधियों का ही उदय करेंगे। यदि हमारा सीमित क्षेत्र है, अगर किसी मोटे आधार पर सामाजिक मानव शास्त्र को अन्य समाजी विज्ञानों में पृथक किया जा सके, तब हम यही कहेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र की प्राथमिक और महत्वपूर्ण कोई भी दिए हैं तो वह क्षेत्रीय कार्य है। जब मानव शास्त्री का मुकाबला किसी समस्या से होता है तो वह तार्किकता के आधार पर इसका विश्लेषण करता है। वह सोचता है कि किस विधि द्वारा इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। अतः समस्या के आधार पर तार्किक ढंग से उचित विधि को अपनाता है। साफ शब्दों में विधि का मतलब तर्क से है। इस अर्थ में मानव शास्त्री समस्याओं के निवारण के लिए तर्क पर आधारित कई विधियों में से उपयुक्त विधियों को काम में लेता है। यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव के संपूर्ण अनुसंधान का इतिहास देखें तो यह तथ्य उभर कर सामने आएगा कि यह समाज विज्ञान अनिवार्य रूप से अनुभविक और क्षेत्रीय कार्य को अपने अनुसंधान की विधि अपनाता आया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री थॉमस हिलेंड एरिकोन ने मानवशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक मानव शास्त्र में वे कहते हैं कि क्षेत्रीय कार्य एक ऐसी विश्वसनीय विधि है जो तार्किक रूप से हमें समाज की वास्तविकता और सच्चाई के आमने सामने करती है।
समाज और संस्कृति में नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामाजिक मानवशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से एकदम भिन्न है। क्षेत्रीय अध्ययन लंबी अवधि के लिए यानी कुछ महीनों या 2 वर्षों या उससे अधिक के लिए होता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ सामंजस्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। यदि क्षेत्रीय विधि अपनाने वाला मानवशास्त्र या मैं तो कितनी अवधि तक क्षेत्र में रहना चाहिए इसको लेकर विवाद है। फिर भी सभी इस तथ्य पर सहमत हैं कि उन्हें लोगों के साथ जब तक संबंध नहीं हो जाता क्षेत्र में ही रहना चाहिए। अब अपने विद्यार्थी बात करेंगे क्षेत्रीय कार्य और सिद्धांत। मानवशास्त्र का बुनियादी आधार क्षेत्रीय कार्य है। इस अनुसंधान द्वारा तथ्य को एकत्रित किया जाता है। ये तथ्य प्राथमिक होते हैं। इन्हीं तथ्यों पर सामान्यीकरण किया जाता है और आगे चलकर इन पर अनुसंधान बनाने के लिए परिकल्पनाओं का सत्यापन होना आवश्यक होता है। इस सिद्धांत का बहुत बड़ा आधार क्षेत्रीय कार्य अनुभविकता का है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट मॉन्टन ने कहा है कि क्षेत्रीय कार्य का आधार सिद्धांत है। क्षेत्रीय कार्य और सिद्धांत पारस्परिक ठीक है। इसी तरह हार्वर्ड स्पेंसर ने एक स्थान पर कहा कि किसी भी सिद्धांत की हत्या क्षेत्रीय कार्य द्वारा होती है। जब तथ्य बदल जाते हैं तब सिद्धांत की सांस फूल जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर मानवशास्त्र जिन सिद्धांतों को अपनाता है वे क्षेत्रीय कार्य पर ही बनते हैं। मानवशास्त्र में सिद्धांत और क्षेत्रीय कार्य का गठजोड़ इतना सामान्य नहीं है। यह हमारे समझने के दोष हैं कि क्षेत्र में लोग जिस तरह का कार्य करते हैं उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं होता। यदि लोग त्रिवेणी संगम पहुंचकर गंगा जमुना में स्नान करते हैं तो यह उनके लिए पुण्य कार्य है। सिद्धांत जो तर्क पर आधारित है शायद इस पुण्य ना माने, लेकिन वे लोग जो ऐसा करते हैं उनकी समझ में इसके पीछे कोई सिद्धांत आवश्यक है। इसी प्रकार मानवशास्त्री क्षेत्रीय कार्य कोई सामान्य अनुसंधान कार्य नहीं है। यह जानलेवा होता है। क्षेत्र में आम लोगों की तरह अनुसंधानकर्ता को रहना पड़ता है। लोगों को उनके निजी संदर्भों में समझना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लोग जिस संस्कृति में रहते हैं उनके पीछे उनकी सैद्धांतिक सोच क्या है। क्षेत्रीय कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता कभी निराशा का मुकाबला करता है और कभी प्रसन्न हो जाता है। एक अच्छे क्षेत्रीय कार्य करने वाला अनुसंधानकर्ता हिम्मत नहीं हारता और अपने क्षेत्र में टिका रहता है। आगे चलकर क्षेत्रीय कार्य एक विस्तृत टिप्पणी करेगा। विद्यार्थी अब अपनी बात करेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन विधियाँ और विषय क्षेत्र। किसी भी विज्ञान उसकी अध्ययन पद्धतियाँ एवं सिद्धांत पर निर्भर है। यदि अध्ययन विधियों में वैज्ञानिकता का अभाव है तो इस विज्ञान के सिद्धांतों में निश्चितता और पूर्व कथनीयता का अभाव होना अपने आप में आ जाएगा। कोई भी विज्ञान अपनी अध्ययन विधियाँ किस प्रकार बनाता है, अध्ययन विधियों का प्रारूप कैसे होता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के उत्तर के अभाव में यदि हम सामाजिक मानव विज्ञान की विधियों का विवेचन करें तो यह विवेचन अपने अर्थ में अधूरा ही है। किसी भी विज्ञान की विधि सिलसिलेवार वस्त्र की तरह बाजार में नहीं मिलती। प्रत्येक विज्ञान का अपना एक अध्ययन क्षेत्र होता है। प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन सामग्री की अपनी समस्या होती है। अतः अध्ययन सामग्री और उसकी समस्याओं की प्रकृति को देखकर अध्ययन विधियाँ बनानी पड़ती हैं। इस संदर्भ में सामाजिक मानव विज्ञान की आज भी विधियाँ हैं, वे रातों रात नहीं बनी। इन विधियों का विकास भी सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन सामग्री के विकास के साथ हुआ है। सामाजिक घटनाओं का जैसा स्वरूप होता है
उसी के अनुरूप अध्ययन विधियाँ भी विकसित करनी पड़ती हैं। सामाजिक मानव का अध्ययन क्षेत्र क्या है? अध्ययन क्षेत्र के विकास के साथ सामाजिक मानव विज्ञान की विधियों में परिवर्तन आया। यदि हम इन दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें तो हमें सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन विधियों का सही ज्ञान हो जाएगा। आज हमें जिस सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं उसका स्वरूप बहुत लंबे समय तक एंथ्रोलॉजी का था। यूरोप और अमेरिका में 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इन दोनों विज्ञानों में कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता था। सन 1908 ईस्वी में प्रसिद्ध समाजशास्त्री फ्रेजर ने सामाजिक मानव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद वे मोटे अर्थों में सामाजिक मानव विज्ञान और नर जाति विज्ञान एक ही समझे जाते रहे हैं। तब इन दोनों विज्ञानों पर पर्याप्त रूप से मनोविज्ञान का प्रभाव था। सन 1930 ईस्वी तक ब्रिटेन के मानव वैज्ञानिक सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण वैयक्तिक मनोविज्ञान द्वारा करते थे। जब इमाइल दुर्खियम के समाजशास्त्र का प्रभाव सामाजिक मानव पर पड़ा, तब रेडक्लिफ ब्राउन और मेलोनी कोवास्की ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अनुचित है। इस शताब्दी के दूसरे दशक में आकर सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोलॉजी के साथ अपनी परखता घोषित की। रेडक्लिफ ब्राउन ने 1923 ईस्वी में अपने एक लेख में एंथ्रोपोलॉजी और सामाजिक मानव विज्ञान की विधियों के अंत को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि सामाजिक मानव विज्ञान की प्राकृतिक ऐतिहासिक है तथा वे आदिम समाजों के सामाजिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। नर जातीय विज्ञान संस्कृति का विवरण है। प्रत्येक मानव समूह की अपनी भाषा होती है, प्रजाति होती है और संस्कृति का विवरण होता है। ऐसी स्थिति में नर जाति विज्ञान संस्कृति के इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। ऐसा करने में इसका संदर्भ ऐतिहासिक होता है। इसके विपरीत सामाजिक मानव विज्ञान संस्कृति के इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य तो शुद्ध रूप से निगमनात्मक अध्ययन होता है, जिसके द्वारा यह विज्ञान सामान्य नियमों की खोज करता है। प्रारंभ में एंथ्रोपोलॉजी और सामाजिक मानव विज्ञान ने आदिम समाजों और पिछड़े जन समूहों का अध्ययन किया। जैसा कि हमने बार बार दोहराया है कि एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान और सामाजिक मानव विज्ञान एक लंबी अवधि तक मिले जुले रहते हैं। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इन दोनों विज्ञानों की अध्ययन सामग्री भी एक सी रही है। इन विज्ञानों ने आदि समाजों को अपने अध्ययन का केंद्रीय आधार बनाया। सामाजिक मानव विज्ञान और नर जाति विज्ञान ने आदि समाजों के परिवार, धर्म, जादू टोना, टोडम आदि का अध्ययन प्रारंभ किया। 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी में जहां एंथ्रोपोलॉजी ने संस्कृति की विवेचना में ऐतिहासिक विधि को अपनाया, वहां सामाजिक मानव विज्ञान ने तुलनात्मक विधि को अपने अध्ययन का आधार बनाया। इन वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधि द्वारा धर्म, परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कार्मिक विकास की खोज की। सामाजिक मानव शास्त्र का जो स्वरूप हमारे सामने है, उससे पूर्व सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक मानव शास्त्र का जो स्वरूप हमारे सामने है, उससे पूर्व सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र आदिम था। उनके अध्ययन की विधियाँ ऐतिहासिक और तुलनात्मक थीं। इन लेखकों ने इन दो विधियों के अतिरिक्त मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग भी किया था, लेकिन इस शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन तो सामाजिक मानव विज्ञान का नर जातीय विज्ञान से पृथक होना था।
रैडक्लिफ ब्राउन ने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि नरजाति वैज्ञानिक जिस ऐतिहासिक विधि से अध्ययन कर रहे हैं वे वास्तव में इतिहास नहीं है, वह तो इतिहास के नाम पर अनुमान मात्र है। ऐसी व्यवस्था में रैडक्लिफ ब्राउन और उनके अनुयायियों ने ऐतिहासिक विधि के स्थान पर प्रक्रियात्मक विधि को सामाजिक मानव विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी पाया। प्रकार्यवाद का प्रादुर्भाव ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि के विरोध स्वरूप हुआ था। प्रकार्यवादियों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन सामग्री केवल आदिम समाज ही नहीं। रैडक्लिफ, मेलानिकोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज के अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय भी है। इस संदर्भ में मानव वैज्ञानिकों की नई पीढ़ियों ने सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को अपने अध्ययन का केंद्रीय आधार बनाया। प्रकार्यवादियों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन सामग्री केवल आदिम समाज ही नहीं। रैडक्लिफ, मेलानिकोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज के अतिरिक्त ग्रामीण समुदायों में भी है। इस संदर्भ में मानव वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को अपने अध्ययन का केंद्रीय अध्ययन बनाया। लगभग 1934 में रैडक्लिफ ब्राउन ने अपने व्याख्यान में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया। सन 1940 ईस्वी में तो सामाजिक संरचना की अवधारणा मानव विज्ञान में बहुत लोकप्रिय हो गई। इन सामाजिक मानव वैज्ञानिकों युक्तिपूर्ण मूलकता की बहुत बड़ी छाप थी। युक्ति मूलकता कार्य कारण के तर्क पर आधारित है। यह जहाँ एक और सामाजिक मानव विज्ञान नरजाति विज्ञान से पृथक हो गया, वह दूसरी ओर यह विज्ञान समाजशास्त्र के अधिक निकट आ गया। ब्रिटेन में तो आज भी सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का एक अंग माना जाता है। कभी कभी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का तुलनात्मक विधि द्वारा अंतर किया जाता है। इसी संदर्भ में रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहा है। विद्यार्थियों, अब अपने सामाजिक मानव शास्त्र की कुछ विधियां हैं जो सामाजिक मानव के अध्ययन के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऐतिहासिक विधि, नंबर 2 तुलनात्मक विधि, नंबर 3 प्रक्रियात्मक विधि। विद्यार्थियों, इन तीनों का नेक्स्ट क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।